मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज पार्ट 5 लेके आए हैं हम किसका, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो ये लास्ट पार्ट है, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। यूरोप का टेंशन गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं फटाफट और ये चैप्टर फटाफट खत्म करते हैं। ओके, नया हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, कौन सा? 2022 2023 सेशन स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है। अब हम सोशल साइंस ज्यादा पढ़ेंगे। अब सोशल साइंस के 3 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th के मेरे लेक्चर्स कब रहेंगे? मंडे को रहेंगे, वेडनेसडे को रहेंगे और फ्राइडे को रहेंगे। तो आप अब हफ्ते में 3 दिन सोशल साइंस पढ़ोगे। ओके, तो आओ और सोशल साइंस पढ़ो और फटाफट उसका सिलेबस कंप्लीट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिया कंटेंट में? ये टॉपिक हो गया था, ये टॉपिक हो गया था, ये टॉपिक हो गया था। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज बचे ये 2 टॉपिक्स, आज के हम लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इनको। ओके, ये आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम? द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे जर्मनी और इटली बना, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, विजुअलाइजिंग द नेशन, ये सब हम आज पढ़ेंगे। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये सब भी हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या एक आर्मी नेशन बना सकती है? क्या एक आर्मी एक नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है? देखते। आफ्टर 1848 के बाद जो नेशनलिज्म थी यूरोप में, वो मूव अवे हो गई थी उसके एसोसिएशन के साथ। ठीक है, अपनी जो उसकी एसोसिएशन थी डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के साथ, उससे वो अलग हो गई थी, वो मूव अवे हो गई थी। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये हम कहाँ देख सकते हैं? जब जर्मनी और इटली बन रहे थे ना, वो एक नेशन स्टेट के तौर पे जब वो यूनिफाई हो रहे थे ना, उस प्रोसेस में हम इस चीज को देख सकते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जो जर्मन, स्पेशली जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे ना, उनमें हम नेशनलिस्ट फीलिंग को ना बहुत ज्यादा देख सकते थे। बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज्यादा स्प्रेड थी मिडिल क्लास, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास थे ना बेटा, उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग एकदम कूट कूट के भर गई थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही परेशान थे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग ना उनमें कूट कूट के भर गई थी। This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia. अब जो ये इनिशिएटिव जो लोग ले रहे थे, किसका? नेशन बिल्डिंग का, कि हम अपना नेशन बनाएंगे, इस इनिशिएटिव को लोग कुछ रोक रहे थे। कौन से लोग रोक रहे थे? मोनार्की के लोग रोक रहे थे। एक कंबाइंड फोर्सेस के, मतलब उन्होंने एक फोर्स कंबाइंड कर ली थी और उस फोर्स को कंबाइन करके मोनार्की ने और मिलिट्री का यूज करके, और जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जो प्रशिया में, ये सब मिलके इस इनिशिएटिव को रोक रहे थे, नेशन बिल्डिंग के इनिशिएटिव को रोक रहे थे। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रशिया ने लीडरशिप की जिम्मेदारी ले ली भैया, जो मूवमेंट हो रहा था उसकी लीडरशिप की जिम्मेदारी ले ली। 3 wars overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 3 वॉर हुए, किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और आखिरी में प्रशिया की विक्ट्री हुई, जीते, और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, लोग यूनाइटेड हो गए, यूनिफाइड हो गए। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. जो nation building process हुई जर्मनी में, मतलब जर्मनी में जब नेशन स्टार्ट होने लगे, बिल्ड होना स्टार्ट होने लगे, तो उन्होंने क्या किया? वहां पे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रशिया की विक्ट्री हुई थी ना, प्रशिया was playing an important role in unification, state process of unification में। तो जो नेशन बिल्डिंग हो रही थी जर्मनी में, वहां पे प्रशिया का ज्यादा पावर था, वहां पे वो ज्यादा अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे पावर। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हो रही थी, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि प्रशिया का पावर ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency. जो अब नया स्टेट आया, वो क्या कर रहा था?
वो करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहा था, बैंकिंग को मॉडर्नाइज कर रहा था, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स जो है जर्मनी, इन सबको मॉडर्नाइज कर रहा था, मॉडर्न कर रहा था। जो पिछले पुराने टाइप के जो सिस्टम थे उन सबको वो रिन्यू कर रहा था। वो सब क्या कर रहे थे, वो उन ये सबको मॉडर्न कर रहे थे, वो मॉडर्नाइज कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन पे चले गए थे। ओके, अब इटली यूनिफाइड, हम इटली के बारे में पढ़ेंगे। लाइक जर्मनी, जर्मनी के जैसे ही इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इटली की भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन की हिस्ट्री है कि पॉलिटिकली वो विभाजित था, वो टूटा हुआ था। ठीक है, इटली भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। इटालियंस के ना बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स थे, अपनी जो 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 उनकी डायनेस्टी थी, ठीक है, जो जो उनके परिवारों के बेसिस पे उनके स्टेट्स जो हैं वो अलग थे, कि ये वाली डायनेस्टी का स्टेट अलग है, ये वाली डायनेस्टी का स्टेट अलग है, तो ऐसे विभाजित था। एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, और बहुत सारे हैब्सबर्ग एम्पायर थे। तो ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर अलग, डायनेस्टी वाले स्टेट्स अलग। तो जो इटली था वो बहुत ज्यादा क्या था, वो इटालियंस जो थे ना वो स्कैटर्ड थे। मतलब कैसे थे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारे इटालियंस हैं, नहीं, अब अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग इटालियंस, तो कुछ डायनेस्टी में यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर बटा हुआ है। तो पूरा इटली जो था ना वो विभाजित था, वो बटा हुआ था। ठीक है, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली। ठीक है, इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और जो इटालियन लैंग्वेज थी उसका कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं था, मतलब एक कॉमन नहीं थी, उसमें बहुत वेरिएशन थी। मतलब आप इस साइड चले जाओ तो अलग टाइप की इटालियन, इस साइड चले जाओ तो अलग टाइप की इटालियन, तो उसमें बहुत रीजनली और लोकली बहुत वेरिएशंस थे ना, डिफरेंसेस थे, एक कॉमन नहीं थी वो। ठीक है, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. Giuseppe Mazzini ने कहा कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और इटालियन को, किसको, इटालियन रिपब्लिक को यूनिटरी करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला Giuseppe Mazzini, हमने पिछले लेक्चर में देखा, वो क्या थे, ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी। इतनी सी उम्र में उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो Giuseppe Mazzini ने क्या कहा कि एक कोहेरेंट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लेके आएंगे ताकि इटालियन रिपब्लिक जो है यूनिटरी हो सके। एक उसके लिए, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आएंगे। यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। यंग इटली लेके आए वो, उन्होंने क्लब्स फॉर्म किए थे, सोसाइटीज फॉर्म की थी, तो एक यंग इटली लेके आए अपने गोल्स को डिसेमिनेट करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो सोसाइटीज जो हैं लेके आए। ओके, द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। रिवॉल्यूशनरी जो अपराइज हो रहे थे, रिवॉल्यूशन जो हो रहे थे 1831 और 1848 में, वो फेल हो गए, और उसकी वजह से पूरा जो प्रेशर है वो सदीनिया पीडमोंट के ऊपर आ गया और उनके रूलर पे आ गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये रूलर का नाम है, और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई कि अब आप क्या करो, इटालियन स्टेट को यूनाइट करो, यूनिफाई करो, वॉर की मदद से, लड़के वॉर की मदद से। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इटली ने बोला कि ये पॉलिटिकल डोमिनेंस हो सकता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, और ऑफर किया, ऐसा उनको बताया। इटली वॉज नीदर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। इटली जो है वो ना कभी रिवॉल्यूशनरी थी और ना ही वो डेमोक्रेट थी। ठीक है, ना वो रिवॉल्यूशन करती थी और ना ही वो डेमोक्रेसी के उसमें जाती थी। इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। इटालियन पॉपुलेशन में इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अब भैया हम देखते हैं जहां पे लोग समझदार होते हैं ना, जहां पे लोग एजुकेटेड होते हैं ना, वहां चेंज बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों की जो इलिटरेसी थी वो बहुत हाई थी। ठीक है, बहुत हाई थी। तो अब हाई थी तो क्या था, लिबरल जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग थी, जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यहाँ के लोग ना उसके बारे में अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी। Visualizing the nation, while it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी भी रूलर को एक पोर्ट्रेट या स्टैच्यू से रिप्रेजेंट करना इजी होता है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। पर इन्होंने कैसे किया,
किसी रूलर को एक स्टैच्यू से रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होता है। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। उन्होंने एक कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एक कंट्री जो है एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है। ओके, नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। नेशंस को, जैसे हम भी हमारे इंडिया को क्या कहते हैं, भारत माता, है ना, तो नेशंस को कैसे, यहाँ पे क्या हम किसी रूलर को पोर्ट्रे करते हैं, है ना, किसी रूलर को उसके पोर्ट्रेट से, उसके स्टैचू से हम उसको दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्री है ना, उसको एक पर्सन की तरह दिखाया गया, एक पर्सन की तरह उसको पोर्ट्रे किया गया। नेशंस को कैसे, फीमेल फिगर्स की तरह पोर्ट्रे किया गया, ठीक है। द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मतलब हर नेशन जो है ना, वो जैसे इंडिया है, इंडिया कैसे भारत माता है ना, तो वो उसको ऐसे एकदम रिस्पेक्ट उसमें देखें कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल फिगर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए नेशन के लिए, ठीक है। क्रिस्टिन मैरियान, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, इन्होंने अंडरलाइन किया, पीपल, आइडिया ऑफ पीपल नेशन को इन्होंने अंडरलाइन किया है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। By the quarter of 19th century, nationalism no longer retained the idealistic liberal democratic sentiment. 19th century में, by the quarter of 19th century, जो nationalism थी ना, उसमें जो democratic की जो sentiment था, उसमें अब ये नहीं रह गया था। तो क्या हो गया था, एक नैरो क्रीड बन गया था, एक नैरो पाथ बन गया था। क्रीड मतलब होता है पाथ, एक नैरो पाथ बन गया था जिसके एंड्स होंगे, जिसके लिमिटेड एंड्स होंगे। तो नेशनलिज्म ये बन चुका था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, 1871 के बाद नेशनलिस्ट टेंशन जहां पे सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, ऐसा सोर्स जहां सबसे ज्यादा टेंशन आ रही थी, वो था बाल्कन्स, एरिया ऑफ बाल्कन्स में। तब क्या था एरिया ऑफ बाल्कन्स? द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एथनिक वेरिएशन। बाल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी, अलग अलग जो ज्योग्राफी थी ना वहाँ की वो डिफरेंट थी, ज्योग्राफिकल फीचर्स थे वो डिफरेंट थे, एथनिसिटी वहाँ की डिफरेंट थी, वेरी करती थी। ओके, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स nationalities broke away from its control and declared independence। और एक एक करके जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैं, जो नेशनैलिटीज हैं, वो अलग अलग होते गए और अपनी इंडिपेंडेंस वो लेते गए। द बाल्कन एरिया बिकम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और बाल्कन एरिया में ना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से जल रहे थे, वो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से जल रहे थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। और एक वही चाह रहे थे कि हमको ज्यादा टेरिटरी मिल जाए, तुमको कम मिले। मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे फॉर टेरिटरी गेन, अपनी टेरिटरी को, कि वो चाह रहे थे कि उनको ज्यादा टेरिटरी मिल जाए। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। पर जो आइडिया आया, जो आइडिया था कि नेशन स्टेट होना चाहिए, जो सोसाइटीज हैं उनको एक नेशन स्टेट बना दो, जो आइडिया था कि जो सोसाइटीज हैं उनको यूनिफाई कर दो, उनको एक नेशन स्टेट बना दो, वो सभी लोगों ने नेचुरली और यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया, उसको वो मान रहे थे कि तभी डेवलपमेंट जो है हो पाएगा। तो दिस वाज द चैप्टर, ये चैप्टर है। इजी रहो, पढ़ो, समझ आएगा, बार बार लेक्चर्स देखो, समझ आएगा, है ना। और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर, और हाँ, जो भी आप लेक्चर्स पढ़ते हैं, जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं, आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से उसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स डाउनलोड करो और लेक्चर्स देखो और पढ़ाई करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।